हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन आज आप लोग को इंटरनेशनल इशू के बारे में पढ़ाऊंगा। इससे पहले जितनी भी क्लासेज हुई हैं, लगभग 7 क्लासेज हुई हैं, उसमें हमने नेशनल इशू पे चर्चा की है और आज हम इंटरनेशनल इशू पे चर्चा करेंगे, यानी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित मुद्दों पे या न्यूज़ पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आज जो पहला टॉपिक है वो है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इस पे हम बात करते हैं क्योंकि इस पे अक्सर सवाल आते हैं इनके रैंकिंग को लेके कि कौन सा देश सबसे कम भ्रष्ट देश है या कौन सा देश सबसे ज़्यादा भ्रष्ट देश है, या इंडिया का भ्रष्टाचार में रैंकिंग क्या है। ये इस पे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। या वो कौन सी संस्था है जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक वाला या रैंकिंग वाला या इंडेक्स वाला रिपोर्ट जारी करती है। इस पे सवाल बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो आइए हम पहला टॉपिक जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है इससे इस क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये एक संस्था है जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की जो संस्था है, यह कहाँ की संस्था है? जर्मनी की संस्था है। ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना। जो ये भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स नाम की जो यह इंडेक्स है, रिपोर्ट है, वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की एक संस्था है जो जर्मन संस्था है। ठीक है, उसने इसको जारी किया है और जारी करती है। ठीक है, इस बार का जो रिपोर्ट जारी किया गया है 2021 वाला जो रिपोर्ट जारी किया गया है, इसमें कुल 180 देशों को शामिल किया गया है। मतलब क्या है, 180 देशों के भ्रष्टाचार की स्थिति को का अध्ययन किया गया है और उसी आधार पर इस रैंकिंग को जारी किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि कौन सी संस्था है। तो यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की संस्था है जो 180 देशों के में भ्रष्टाचार या करप्शन के कंडीशन को देखते हुए इस रिपोर्ट को जारी किया है। इसमें सबसे बेहतर कंडीशन मतलब सबसे कम भ्रष्ट देशों की सूची में कौन सा देश है? न्यूजीलैंड है। और सबसे ज़्यादा भ्रष्ट देशों की सूची में कौन सा है? सोमालिया। ठीक है, तो ये दो बातें हमको जरूर याद रखनी है कि सबसे कम भ्रष्ट यानी करप्शन इंडेक्स में सबसे ऊपर का जो देश है, मतलब देखिए इसमें जो रैंकिंग दी जाती है इसके 100 पॉइंट रखे जाते हैं, 100 स्कोर रखे जाते हैं, सीपीआई रखा जाता है। उसमें जो सबसे ज़्यादा स्कोर करता है या जो स्कोर प्राप्त करता है वो सबसे कम करप्ट होता है, और जो सबसे कम स्कोर प्राप्त करता है वो सबसे ज़्यादा करप्ट होता है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड ने इसमें 88 का स्कोर प्राप्त किया है आउट ऑफ 100। ठीक है, और वही जो सोमालिया है वो सबसे कम स्कोर प्राप्त किया है, इसीलिए यह सबसे भ्रष्ट देशों की सूची में। ठीक है, अब आते हैं इसमें देखते हैं कि इसमें इंडिया का कंडीशन क्या है। ठीक है, क्योंकि सवाल इंडिया पे भी पूछा जा सकता है। तो इंडिया के कंडीशन को अगर देखें तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इंडिया को इसमें 86 रैंक मिला हुआ है। ठीक है, 86 रैंक पे यह इंडिया अपना है। ठीक है, 86 रैंक यानी 86वां स्थान इसको रैंक प्राप्त है। और इसके साथ और भी देश हैं जो 86 रैंक पे हैं। आइए हम इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि इस पे जो सवाल बनेगा वो ऐसे बन सकता है कि जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक है उसमें जो इंडिया की रैंकिंग के साथ साथ जो 86 रैंक है उसके साथ साथ और भी कौन से देश हैं। तो पहला है मोरक्को, ये कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरी पार्ट में। ठीक है, दूसरा है बुर्किना फासो, यह एक देश है जो अफ्रीका के वेस्ट अफ्रीका का देश है। ठीक है, ये हमको मैप में ऐसे ही सर्च करना है। अगर हमको कोई भी देश, देखिए मैपिंग ऐसे ही सीखी जाती है, कोई भी देश आए उसको अपने घर में लगे हुए मैप कैलेंडर से आप उसको सर्च करें। इसी तरह से धीरे धीरे आपको पूरे वर्ल्ड के लगभग
जितने भी देश हैं जहाँ से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं उनका उनका पोजीशन वर्ल्ड मैप में कहाँ है, इससे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बुर्किना फासो देश के बाद तीसरा जो देश है वो है त्रिनाद और टोबैको। ठीक है, त्रिनाद और टोबैको। और ये 1, 2 और 3, ये 3 देश हो गए। और इसके अलावा जो बाकी के 2 देश हैं वो हैं तुर्की और तिमोर। ठीक है, तुर्की और तिमोर लेस्ते या तिमोर। ठीक है, लेस्ते इसका तिमोर का उत्तरी पार्ट है। ठीक है, यह भी एक देश है। ठीक है, यह तिमोर कहाँ है? इंडिया के पूर्वी पार्ट में। ठीक है, तो यह एशिया में है, ये भी एशिया में है, लेकिन इसके पश्चिमी पार्ट जो है यह यूरोप में चला जाता है, यहाँ से यूरोप शुरू होता है। तो यह हम क्या देख रहे हैं, और यह त्रिनाद एंड टोबैको जो देश है यह बेसिकली करीबियाई देश है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, ये 5 देश, मोरक्को, बुर्किना फासो, त्रिनाद एंड टोबैको और तुर्की और तिमोर लेस्ते, ये 5 ऐसे देश हैं जिनको भारत के साथ भ्रष्टाचार की सूची में 86 रैंक प्राप्त है, यानी भारत के साथ सूची में ये 5 स्टेट हैं। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ दूसरा जो इंडिया के रैंकिंग है 86, इस रैंकिंग को अगर 2020 में देखें, जो 2020 में भ्रष्टाचार सूचकांक की जो रैंकिंग थी उसको देखें तो यह रैंकिंग थी 80 और अब ये रैंकिंग कितनी हो गई है 86, यानी 6 अंकों की गिरावट, 6 रैंक की गिरावट दर्ज की गई है। मतलब क्या है, पहले से इंडिया में भ्रष्टाचार क्या हुआ है, बढ़ा है, यानी भ्रष्टाचार का दर जो है वो इंडिया में पिछले साल के बनिस्पत, पिछले साल की तुलना में इस साल बढ़ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टॉपिक को देख सकते हैं कि कैसे कैसे इस पे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब आइए कुछ और भी इससे जुड़े हुए फैक्ट देख लेते हैं, कहीं हो सकता है कि इस पे भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर भ्रष्टाचार सूचकांक को देखें, ठीक है, तो हमने क्या देखा कि न्यूजीलैंड फर्स्ट रैंक पे है, सोमालिया सबसे लास्ट रैंक पे है, और जो इंडिया है वो 86 रैंक पे है, और 86 के साथ 5 देश थे। ठीक है, ये तो देख लिया। एक चीज़ और आपको याद रखना है कि 88 CPI, 81 CPI, 88 CPI आउट ऑफ 100 पाने वाला केवल न्यूजीलैंड ही नहीं है बल्कि डेनमार्क भी है। मतलब क्या है कि ये मार्क्स के हिसाब से डेनमार्क और न्यूजीलैंड दोनों एक नंबर पे है। ठीक है, और यही स्थिति केवल 2021 में ही नहीं रही, 2020 में भी रही है। मतलब ये दोनों देश सबसे कम भ्रष्ट देश रहे हैं। तो इसी तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि कैसे कैसे ये रैंकिंग दी जाती है, या किस तरह से इस रैंकिंग में कौन कौन लोग ऊपर है, कौन नीचे है, और क्या किस देश का क्या कंडीशन है। ठीक है, डेनमार्क के बाद फिनलैंड हुआ, स्विट्जरलैंड हुआ, सिंगापुर हुआ, ये बेस्ट देश हैं जो कम करप्ट देश है। ठीक है, और इस ये रैंकिंग में ये डेनमार्क के बाद आता है, डेनमार्क के बाद फिनलैंड आता है, फिर स्विट्जरलैंड आता है, फिर सिंगापुर आता है, फिर स्वीडन वगैरह का देश आता है जो ये यूरोपीय देश है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो इस तरीके से इस रैंकिंग, इस टॉपिक से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वह यही पूछे जा सकते हैं कि सबसे ये जो इंडेक्स जारी हुआ ये कौन जारी करता है। तो आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का नाम याद रखना है, और कहाँ की संस्था है, यह जर्मनी की संस्था है। दूसरा हमने क्या देखा कि न्यूजीलैंड को फर्स्ट रैंक, और उसी के साथ डेनमार्क जो कि इतना ही स्कोर प्राप्त किया है वो भी इसी के साथ है। ठीक है, लेकिन न्यूजीलैंड को फर्स्ट रैंक दिया गया है। ठीक है, इंडिया का जो पोजीशन है वो 86 रैंक है, और इंडिया के साथ साथ अगर हम इंडिया के पड़ोसी देशों को भी देख लें, हो सकता है कि पड़ोसी देशों के साथ इसकी तुलना कर दी जाए, तो हम क्या देखते हैं कि श्रीलंका का जो पोजीशन है वो इंडिया से भी खराब है, यह 94 रैंक पाया हुआ है। ठीक है, और अगर हम पाकिस्तान को देखें तो यह
पाक को देखें तो यह 124 रैंक पाया हुआ देश है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि जो इंडिया के पड़ोसी देश हैं उनकी स्थिति इससे भी ज़्यादा खराब है। हाँ, एक चीज़ और हमको याद रखना है कि इंडिया के पड़ोसी देशों में 2 ऐसे देश हैं जिनकी स्थिति इंडिया से बेहतर है। वो 2 देश कौन से हैं? वो 2 देश हैं भूटान और चीन। ठीक है, यह 2 देश ऐसे हैं जिनकी स्थिति इंडिया से बेहतर है। तो हमें ये जरूर याद रखना है कि कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि पड़ोसी देशों में से कौन से देश ऐसा है जिसकी स्थिति इंडिया से बेहतर है। तो वो 2 देश हैं, एक है भूटान और दूसरा है चाइना। ठीक है, भूटान को 24 रैंक मिला हुआ है, यानी ये बहुत ही कम करप्ट देश है, और चाइना को 78 रैंक मिला हुआ है। ठीक है, तो यही सवाल इस पे पूछे जा सकते हैं। जितने भी फैक्ट है इस पे सवाल पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको इस टॉपिक से जुड़ा हुआ बता दिया। ये फैक्ट आपको जरूर याद रखना है। अगर सवाल इस टॉपिक पे पूछे गए तो इसी से पूछे जाने की मैक्सिमम संभावना है। ठीक है, तो गलती नहीं करना है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। अब आइए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है TPNW। ये TPNW है क्या? यह एक तरह का समझौता है। ठीक है, एक संधि है। ठीक है, यह संधि किससे जुड़ा है? परमाणु हथियारों के प्रयोग पर प्रतिबंध से जुड़ा हुआ है कि परमाणु हथियार नहीं बना सकते। ठीक है, परमाणु शक्तियों ने जो यहाँ की हैं उन्होंने इस संधि को अस्वीकार कर दिया, फिर भी यह यूएन की महासभा में यह संधि पास हो गया है। ठीक है, यह संधि परमाणु प्रतिबंध संधि है, यानी इसका जो फुल फॉर्म है वह यह है ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ट्रीटी ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, सॉरी, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, यह चूंकि 2017 से ही, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के महासभा में, ठीक है, यह लंबित था और अब इसको प्रभावी बना दिया गया है। ठीक है, यह उस समय ही संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन के महासभा में इस पे मतदान हुआ था। ठीक है, और अगर हम देखें तो 2 जुलाई 2017 को संयुक्त राष्ट्र के महासभा द्वारा इसको पारित किया गया था। इस संधि के पक्ष में लगभग 122 देशों ने, ठीक है, मत दिया था। ठीक है, और इसी के द्वारा यह पास हो गया। लेकिन जितने भी परमाणु शक्ति देश है उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया। परमाणु शक्ति देश कौन कौन से हैं भाई? परमाणु शक्ति देश अगर देखें, अमेरिका, रसिया, ये देशों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। यहाँ तक कि भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तरी कोरिया जैसे परमाणु शक्ति संपन्न देश, कौन? इंडिया, पाक, ठीक है, नॉर्थ कोरिया जैसे देशों ने भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, इसमें शामिल नहीं हुए हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी यह संधि पास कर दी गई है। क्यों? क्योंकि परमाणु हथियारों के जो प्रयोग है उसको प्रतिबंधित करने के लिए। ठीक है, लेकिन इसको लेके अगर देखें तो जितने भी शक्ति संपन्न राष्ट्र है, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र जैसे अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, ये देशों ने इसको नकार दिया है इसमें। ठीक है, इसमें मतदान में ये लोग शामिल नहीं हुए हैं। ठीक है, इन्होंने इस संधि से किनारा कर लिया है। ठीक है, तो ये संधि पे जो सवाल बन सकता है वो यह बन सकता है कि NTPNW क्या है? तो यह एक परमाणु हथियारों के प्रतिबंध वाली संधि है जो अभी हाल ही फिलहाल में महासभा द्वारा पास की गई है। या इस पे जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो यह भी पूछे जा सकते हैं, यह जो संधि है इसमें कौन कौन से देश पार्टिसिपेट नहीं किए। इसी में से जैसे जितने भी परमाणु शक्ति संपन्न देश है वो पार्टिसिपेट नहीं किए, यानी अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन जो मुख्य रूप से परमाणु शक्ति संपन्न देश है, ये जरूर याद रखिएगा। दूसरा, इसके साथ साथ इंडिया भी है, पाक भी है, नॉर्थ कोरिया भी है, इजराइल भी है। इन सारे देशों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, यहाँ उन्होंने शामिल होकर मतदान नहीं किया। फिर भी इसके प्रभावी होने के लिए 50 देशों का अनुसमर्थन जरूरी था
और 50वां देश जो था वो होंडुरस। यह देश ने अनुसमर्थन देने के साथ ही यह 50वां देश हो गया। और यह इसी के साथ जैसे ही इसके अनुसमर्थन मिला है तो यह जो संधि है वो 22 जनवरी 2021 से पूरी तरह प्रभावी हो गया है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं कि यह जो संधि है यह बेसिकली परमाणु हथियारों से जुड़ी हुई संधि है और इसको यूनाइटेड नेशन के महासभा में 2017 में पास कर दिया गया था, लेकिन चूंकि 50 देशों के अनुसमर्थन की जरूरत थी तो यह 50 देश का अनुसमर्थन अक्टूबर महीने में होंडुरस नामक देश के समर्थन देने के पश्चात यह 50वां देश था जिसने अनुसमर्थन दिया। और इसके बाद यह संधि 2021 से 22 जनवरी 2021 से यह संधि प्रभावी हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से इस पे जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो जो की फैक्ट थे, जो की कंसेप्ट था, वो मैंने इस टॉपिक से जुड़ा हुआ आपको बता दिया है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक है वो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये क्या है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? ठीक है, बेसिकली यह एक इंडेक्स है। यह इंडेक्स बताता है कि किस देश का पासपोर्ट सबसे ज़्यादा प्रभावशाली या शक्तिशाली पासपोर्ट है। ठीक है, और इसका मापने का तरीका क्या है कि अगर किसी पासपोर्ट के द्वारा सबसे ज़्यादा देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा किया जा सकता है, वीज़ा मुक्त यात्रा या ट्रेवल किया जा सकता है, तो वो पासपोर्ट सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। और इस रैंकिंग में सबसे ऊपर कौन आता है? जापान आता है। जापान ऐसा देश है जिसके पासपोर्ट धारक को या पासपोर्ट होल्डर को 191 कंट्रीज में वीज़ा मुक्त यात्रा करने की सुविधा प्राप्त है। हम लोग को लगता था पहले कि हो सकता है अमेरिका हो, क्योंकि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, लेकिन ऐसा नहीं है। अमेरिका इसमें पीछे है। अमेरिका के पासपोर्ट होल्डर को 185 कंट्री में ही वीज़ा फ्री ट्रेवल करने का परमिशन है या फैसिलिटी प्राप्त है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, इस पे जो प्रश्न बन सकता है वो यही बन सकता है कि जो ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 का है वो बेसिकली इसमें जो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट वाला कंट्री कौन सा है, तो वो जापान है। और यह लगातार 3 साल से, ठीक है, लगातार 3 साल से यह शीर्ष पे बना हुआ है। ठीक है, और यह जो है, यह जो इंडेक्स तैयार किया जाता है यह बेसिकली इंटरनेशनल स्तर का या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, उसी से प्राप्त जो आंकड़े होते हैं उसी आंकड़े को आधार बना के इसकी रैंकिंग तय की जाती है। और यह कौन करता है? हेनले एंड पार्टनर्स करके एक इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, हेनले एंड पार्टनर्स करके एक संस्था है, वही इस आंकड़े को का यूज करके रैंकिंग तय करता है। ये आंकड़ा कहाँ से मिलता है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा। ठीक है, और इसमें इंडिया की स्थिति क्या है ये भी हम देख लेते हैं। इंडिया की स्थिति इसमें क्या है? तो इंडिया को इसमें जो है 85वां स्थान यानी 85th रैंक मिला हुआ है। ठीक है, यानी यह 110 देशों की जो सूची बनी है, 110 टोटल 110 देश हैं, टोटल 110 देश हैं, उसमें 85th रैंक इंडिया को मिला है। और इसके पासपोर्ट से लगभग 58 कंट्री में हम बिना वीज़ा यानी वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो इस पर प्रश्न बन सकता है वह यही बन सकता है कि रैंकिंग को लेकर सवाल बन सकता है कि सबसे पावरफुल स्टेट नेशन कौन है पासपोर्ट को लेके, तो वो है जापान, और पिछले 3 साल से बना हुआ। और
फिर हम क्या देखते हैं, इंडिया का पोजीशन देखा जा सकता है कि इंडिया का पोजीशन इसमें क्या है, तो ये 85th रैंक पे है। और यह टोटल कितने देशों का को आधार बना के रैंकिंग की गई है, तो 110 देशों को। और इंडिया का 85th रैंक जो है वो बेसिकली 58 देशों में यहाँ इस पासपोर्ट के, इंडियन पासपोर्ट के द्वारा वीजा मुक्त यात्रा किया जा सकता है। ठीक है, अगर देखें तो सबसे खराब पासपोर्ट धारक वाला जो देश है उसमें कौन आता है, खराब स्थिति पासपोर्ट के मामले में अगर किसी देश की है तो वो कौन सा देश आता है, तो वो है सीरिया, इराक और अफगानिस्तान। ठीक है, सीरिया, इराक, अफगानिस्तान। ठीक है, ये 3 ऐसे नेशन हैं जिनकी स्थिति इस पासपोर्ट रैंकिंग में सबसे खराब है। ठीक है, हाँ, जापान के बाद दूसरे नंबर पे कौन आता था, जापान के बाद दूसरे नंबर पर सिंगापुर आता है। ठीक है, सिंगापुर का जो पासपोर्ट धारक है उनको भी शक्तिशाली पासपोर्ट धारक नेशन में काउंट किया जाता है। ठीक है, अगर इसमें हम अमेरिका की स्थिति देखें तो अमेरिका की स्थिति उतनी बेहतर नहीं है जितना जापान की है, लेकिन हाँ वो टॉप 10 देशों में आता है। ठीक है, टॉप 10 देशों में यह आता है और इसका यूएस और इसका रैंकिंग 7th है। ठीक है, और 7th रैंकिंग के साथ इसके जो पासपोर्ट धारक है वो 185 देशों में वीज़ा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, वीज़ा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जापान सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट धारक वाला देश है, फिर सिंगापुर है, और सबसे खराब पासपोर्ट धारक वाला देश है सीरिया, इराक और अफगानिस्तान। इंडिया का रैंकिंग कितना है, 85th रैंक है, और इस इंडिया के पासपोर्ट धारक जो है, पासपोर्ट होल्डर जो है, वो लगभग 58 देश में वीज़ा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट पे जो सवाल बन सकते हैं उनके रैंकिंग को लेकर बन सकते हैं। दूसरा ये बन सकता है कि कौन सी संस्था है जो इसको जारी करती है, तो आपको ये याद रखना है, हेनले एंड पार्टनर्स। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन रिपोर्ट, यानी इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट। ठीक है, अब इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट को लेके जो फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिस पे सवाल पूछे जा सकते हैं आपके जेपीएससी एग्जाम में या अन्य किसी पीसीएस एग्जाम में, वो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यह रिपोर्ट जारी कौन किया है। तो यह रिपोर्ट एक यूनाइटेड नेशन की संस्था है, यानी यूएन की एक संस्था है जिसका नाम है UNDESA। UNDESA, ये इसका मतलब क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, यानी संयुक्त राज्य के आर्थिक और सामाजिक मामलों का जो विभाग है, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आर्थिक और सामाजिक मामलों का जो डिपार्टमेंट है, यूएनडेसा, इसी ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। तो पहला जो सवाल इस पे बन सकता है कि इसने किसे जारी किया है, तो यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जिसका नाम है यूएनडेसा। ठीक है, उसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया, इसी ने इसको जारी किया है। ठीक है, और इसने यह माना है कि दुनिया में जितने भी माइग्रेटेड लोग हैं उनकी संख्या लगभग 281 मिलियन है। ठीक है, और 281 मिलियन लोग अपने देश से बाहर किसी अन्य देश में, अपने मूल देश से बाहर किसी अन्य देश में रहते हैं। ठीक है, और एक चीज़ इसमें ये और भी देखना है कि फिर इंडिया का कंडीशन इसमें क्या है कि इंडिया के लगभग 18 मिलियन लोग विदेशों में रहते हैं, मतलब अपना मूल देश छोड़ के कहीं और रहते हैं। और 2020 का ये जो रिपोर्ट है, इसमें भारत जो है इस प्रवासन के मामले में शीर्ष पे है, शीर्ष पे है भारत। ठीक है, माने भारत के लोग सबसे ज़्यादा दुनिया में प्रवासी लोगों की संख्या में हैं।
सबसे ज़्यादा प्रवासी लोगों की संख्या में ये आते हैं और इनकी संख्या कितनी है? लगभग 18 मिलियन है। ठीक है, अगर हम यह देखें भारतीय लोगों की संख्या, जिस पे सवाल पूछा जा चुका है बीपीएससी में, इसीलिए मैं इसको बार बार फोकस करके बता रहा हूँ। 18 मिलियन जो लोग हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या विदेशों में किस देश में है भारतीय लोगों की? तो पहला है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, यह गल्फ कंट्री है और यहाँ इनकी संख्या लगभग 35 लाख मानी गई है। कितना? 35 लाख माने गए। तो इस पे सवाल पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा प्रवासी भारतीय किस देश में रहते हैं? तो वो यूएई है। ठीक है, दूसरा है यूएस, यहाँ लगभग 27 लाख रहते हैं, 27 लाख रहते हैं। ठीक है, तो और जो तीसरा है वह है सऊदी अरब, सऊदी अरब, यहाँ लगभग 25 लाख भारतीय रहते हैं। तो ये हमें जरूर याद रखना है, क्योंकि सवाल इस पे ऐसे ही पूछा जाएगा। बीपीएससी में पूछा भी गया है कि सबसे ज़्यादा प्रवासी भारतीय किस देश में रहते हैं? तो वो है यूएई। अगर 3 देशों के रैंकिंग दे दे कि ये 3 देश सेलेक्ट करिए जहाँ सबसे ज़्यादा प्रवासी भारतीय रहते हैं, तो पहला यूएई, दूसरा अमेरिका और तीसरा सऊदी अरब है। ठीक है, इस पे सवाल ऐसे ही पूछे जा सकते हैं। हाँ, इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा, इन 3 देशों के अलावा सबसे ज़्यादा भारतीय अगर और भी देशों को सेलेक्ट किया जाए तो उसमें है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सारे देश इसमें आते हैं। ओमान, कतर, ये सब गल्फ कंट्री है जहां कतर बड़ी संख्या में लोग जाते हैं जॉब की तलाश में, काम की तलाश में, और ब्रिटेन भी। ठीक है, तो ये देश जो हैं खासतौर से यूएई, अमेरिका, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ओमान, कतर, ब्रिटेन, यहाँ सबसे ज़्यादा इंडियन जनसंख्या रहती है। जनसंख्या का मतलब जो 18 मिलियन लोग हैं प्रवासी, उसमें से ज़्यादातर लोग इन्हीं मुख्य देशों में रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको टॉपिक को देख सकते हैं। दूसरा, अगर ये सबसे ज़्यादा प्रवासी भारतीयों पे जो रिपोर्ट आई है, तो ये भी एक रिपोर्ट आई है कि सबसे ज़्यादा लोग किस देश को पसंद करते हैं जाना। तो हमने क्या देखा? सबसे ज़्यादा जो जाने वाला गंतव्य देश की सूची अगर जारी करें तो उसमें सबसे 1 नंबर पे आता है यूएस, यानी अमेरिका। ठीक है, इस सूची में सबसे 1 नंबर पे जहां लोग सबसे ज़्यादा जाना चाहते हैं। दूसरा है जर्मनी और तीसरा है सऊदी अरब, और तीसरा है सऊदी अरब, जहां सबसे ज़्यादा गंतव्य स्थल है, मतलब सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं। तो जहां हमने ये भी देखा कि सबसे ज़्यादा लोग कहां से जाते हैं, तो इंडिया उसमें शीर्ष पे है। सबसे ज़्यादा पसंदीदा देश जहां लोग जाना चाहते हैं, गंतव्य स्थल है, उसमें है अमेरिका सबसे शीर्ष पे। तो इस पे जो सवाल बन सकते हैं वो टॉपिक, वो सारे पॉइंट मैंने कवर कर दिए, और इसको आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, रसिया भी लोग जाना चाहते हैं, ब्रिटेन भी जाना चाहते हैं। तो ये जो 3 देश हैं, इसके अलावा जो और भी देश हैं उसमें रसिया और ब्रिटेन है जो लोगों का पसंदीदा जगह है जहां लोग जाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टॉपिक को देख रहे हैं। अब आते हैं अगला टॉपिक, यह है जो बिडेन। अब ये जो बिडेन फेमस रहे हैं और ये अभी वर्तमान में अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। तो इन अभी ये चुने गए हैं, तो इस पे प्रश्न जरूर बन सकता है, क्योंकि अमेरिका जो है दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में है, और यह पूरे वर्ल्ड के पॉलिसीज़ को, इकोनॉमी को, चाहे इकोनॉमी से रिलेटेड पॉलिसी हो, ठीक है, चाहे पॉलिटिक्स से या राजनीति से रिलेटेड गतिविधियाँ, उस सबको प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम अमेरिका के इस चुनाव को पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो बाइडेन जो है यह अमेरिका के 46वें या 46th प्रेसिडेंट बने नंबर में। ठीक है, यानी 45वें थे ट्रंप और 44वें थे बराक ओबामा। ठीक है, ये हमें याद रखना है, क्योंकि इस पे सवाल पूछा गया है, जब ट्रंप थे तब और जब बराक ओबामा थे तब। ठीक है,
तो हमें बाइडेन के बारे में भी याद रखना है। इस पे सवाल पूछा जा सकता है, या हो सकता है मैच करने के लिए दे दे कि कौन किस नंबर पे था, तो आपको इसको याद रखना है। ठीक है। दूसरा चीज़, जो बाइडेन किस पार्टी से थे ये भी हम जान लेते हैं। वहाँ दो पार्टियाँ फेमस है, एक रिपब्लिक और दूसरा है डेमोक्रेटिक। तो ये डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार थे, डेमोक्रेटिक के कैंडिडेट थे। और रिपब्लिक के कैंडिडेट कौन थे? रिपब्लिक के कैंडिडेट थे ट्रम्प। ठीक है। तो ट्रम्प इसमें हार गए हैं और जो बिडेन जीत गए हैं। ठीक है। ट्रम्प पिछले राष्ट्रपति थे और वो अपने दूसरे कार्यकाल के लिए ये चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें वो हार गए। अगर मतों की संख्या देखें तो जो बिडेन को 306 मत प्राप्त हुए हैं, वही ट्रम्प को 232 मत ही प्राप्त हो पाए। यानी जो बिडेन को 306 वोट और ट्रम्प को 232 वोट ही प्राप्त हो पाए हैं। ठीक है। इस तरीके से क्या है कि जो बिडेन है वो अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं चुनाव में जीतने के बाद। ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि जो इनसे जुड़ा हुआ कुछ पॉइंट है जिसको हमें याद रखना है, क्योंकि इस पे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो कुछ और फैक्ट हम इसमें देख लेते हैं जिस पे सवाल आ सकते हैं। एक तो ये है कि हमने वोट की संख्या देख ली, एक जो बिडेन को 306 वोट मिले और उनको 232 वोट मिले थे। ठीक है। 232 वोट ट्रंप को मिले और जो को यह वोट 306 मिले थे। अब परसेंटेज वाइज अगर देखें तो परसेंटेज वाइज जो बिडेन को 51.3% वोट मिले हैं। ठीक है। ये याद रखना है। और 46.3% वोट लगभग, या 46.3 नहीं, 46.9% वोट ट्रंप को मिले। यानी अगर प्रतिशत के सेंस में देखें तो जो बिडेन को 51% वोट मिले हैं और ट्रंप को 46% वोट मिले हैं। ठीक है। तो इस पे जो सवाल पूछे जा सकते हैं वो यह पूछा जा सकता है कि जो बिडेन जो है कितने नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं। दूसरा, किसको कितना मत मिला है, तो मतों की संख्या पे भी पूछा जा सकता है और परसेंटेज पे भी सवाल पूछा जा सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि ये कितना परसेंट था, क्योंकि ये यहाँ कई बार फैक्चुअल, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल सवाल पूछे जाते हैं, तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। लेकिन एक घटना घटी है उसी दौरान, जब ये जो बिडेन प्रेसिडेंट चुन लिए गए, जब वो वोटिंग के थ्रू जीत रहे थे, तब ऐसा लगा ट्रंप को कि हम पराजय की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका संकेत मिलने के साथ ही ट्रंप ने काउंटिंग को रुकवाने का प्रयास किया। ठीक है। और उनके समर्थकों ने भी इसका सपोर्ट किया। ठीक है। और इसी दिशा में उनको ट्रंप ने यह आरोप लगाया कि काउंटिंग में धांधली की गई है। ठीक है। वो जीत रहे थे लेकिन उनको जानबूझ के हराया गया है। ठीक है। और इसी दिशा में एक शर्मनाक घटना घटी। यह घटना कब घटी? 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर 2020 को। इसमें क्या हुआ कि 6 दिसंबर 2020 को जो ट्रंप के समर्थक थे वो अमेरिकी संसद भवन में घुस गए, चढ़ गए, घुस गए उसके अंदर। ठीक है। संसद भवन के अंदर, और संसद भवन के अंदर या पार्लियामेंट के अंदर या 6 दिसंबर 2020 को उनके समर्थक घुस गए और उन्होंने ये आरोप लगाया कि जानबूझ के जो बिडेन ट्रंप को हराया गया है। ठीक है। संसद को यहाँ क्या बोला जाता है? कैपिटल हिल। कैपिटल हिल भी इसको कहा जाता है। ठीक है। ये कैपिटल हिल कंपाउंड या कैंपस था। ठीक है। इसी में घुस गए, तोड़फोड़ भी किए और उपद्रव भी मचाया। ठीक है। इसी घटना को देखते हुए क्या हुआ? ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाया गया। ठीक है। ट्रंप के खिलाफ
महाअभियोग या इम्पीचमेंट लाया गया। यह इम्पीचमेंट या महाअभियोग क्या है? राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की एक प्रक्रिया है संसद के द्वारा। ठीक है, अगर लगता है कि राष्ट्रपति, अगर भारत के सेंस में देखें कि भारत के राष्ट्रपति अगर संविधान के हिसाब से, अपने शपथ के हिसाब से, जो राष्ट्रपति बनने के समय जो शपथ लेते हैं, अगर उसके हिसाब से अपने पद का निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो संसद महाअभियोग या इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा उनको उनके पद से हटा सकती है। तो ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो अपने पूरे 4 साल के कार्यकाल में, वहाँ के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 4 साल का। 4 साल के कार्यकाल में 2 बार महाभियोग का सामना किए हैं। ठीक है, ये पहले ऐसे वहाँ के राष्ट्रपति। ठीक है, तो हमें ये जरूर याद रखना है। अब एक चीज़ इससे छोटा से जुड़ा हुआ एक टॉपिक छोटा सा और याद रख लेते हैं कि वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट कौन बना है? कमला हैरिस बनी है। कमला हैरिस बनी है। और कमला हैरिस के बारे में यह कहा जाता है, यह जमैका बेस्ड भारतीय है। मतलब इंडिया से जो लोग जमैका में जाके रह के भारतीय लोग बस गए थे, वही लोग जमैका से अमेरिका चले गए और उन्हीं के वंशज, जो कमला हैरिस के वंशज है, वो अमेरिका चले गए और उन्हीं के वंशजों के अमेरिका जाने के बाद यह कमला हैरिस वहाँ की राष्ट्रपति चुने गए। तो इनका जो बैकग्राउंड है वो बेसिकली डायरेक्ट अब इंडिया से नहीं है, बल्कि ये इंडिया के लोग जो जमैका गए और जमैका जो कैरिबियन देश है वहाँ से उनके वंशज अमेरिका गए और अमेरिका के परिवार में ही उसी जमैका परिवार में से यह कमला हैरिस संबंध रखती है। ठीक है, तो यह टॉपिक जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल जरूर पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका का चुनाव पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। ठीक है, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। और इस बार जो उपद्रव हुआ, जो तोड़फोड़ हुआ संसद में, और जिस तरह से वोटिंग को लेकर ट्रंप ने आरोप लगाए हैं जो पूर्व राष्ट्रपति थे, उसके कारण यह और भी ज़्यादा चर्चा में रहा। और तीसरा कारण क्या था? क्योंकि इनके ऊपर 2 बार महाभियोग लाया गया, इसलिए ये और भी ज़्यादा चर्चा में रहा है। ठीक है, और ये पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए वहाँ के जो क्या, जिनके ऊपर 2 बार महाभियोग चलाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टॉपिक को देख सकते हैं और इसके ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको याद रखना है और इस पे सवाल जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं, एक समिट हुआ था जिसका नाम है वन प्लेनेट समिट। ठीक है, वन प्लेनेट समिट फॉर बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, मतलब क्या है? जैव विविधता के लिए, यानी जैव विविधता के संरक्षण और जागरूकता, पूरे दुनिया के देशों के बीच, लोगों के बीच, संगठन के बीच, एनजीओ के बीच यह क्रिएट करने के लिए यह सम्मेलन किया गया। और यह सम्मेलन कहाँ हुआ है? यह सम्मेलन हुआ है फ्रांस में। यह सम्मेलन कहाँ हुआ? यह सम्मेलन फ्रांस में हुआ और जनवरी 2021 में हुआ है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना है कि वन प्लेनेट सम्मेलन जो बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता के लिए किया गया है, यह बेसिकली कहाँ हुआ है? फ्रांस में हुआ। ठीक है, और इसका टाइटल क्या था? इसका टाइटल था वन प्लेनेट समिट फॉर बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, इसमें जो शामिल होने वाले लोग थे वो कौन कौन थे ये देख लेते हैं। इसमें यहाँ से भी सवाल बन सकता है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें यह सम्मिलित रूप से या संयुक्त रूप से या ज्वाइंट तरीके से इसमें जो लोग, ठीक है, इसमें जो शामिल हुए, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया, वो एक तो थे फ्रांस के राष्ट्रपति। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रों। इमैनुअल मैक्रों। ठीक है, दूसरा थे यूएन के महासचिव। यूएन के महासचिव अभी कौन है? एंटोनियो गुटरेस। कौन है? एंटोनियो
ये याद रखना है, एंटोनियो गुटरेस, क्योंकि सवाल कई बार ऐसे ही पूछा जा सकता है, कभी वर्तमान में यूएन के महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटरेस, ठीक है, या फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, या कई बार मैच करने के लिए दे देता है, इस तरह के जरूर देता है। अब एक थे, तीसरे जो थे वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो चेयरपर्सन है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो चेयरपर्सन है वो थे डेविड मालपास। कौन? डेविड मालपास। तो यह जरूर आपको याद रखना है। ये तीनों नाम और इसके जो अध्यक्ष है या हेड है वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इसको याद रखना है कि इन तीनों ने संयुक्त रूप से इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। और इस सम्मेलन का जो थीम था वो यह थीम था कि आइए मिल के प्रकृति को के साथ काम करें, यानी लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, ये इसका थीम था। ये थीम भी पूछा जा सकता है क्योंकि कई बार बड़े बड़े सम्मेलनों के समिट्स के थीम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये थीम आपको याद रखना है, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, आइए प्रकृति के लिए साथ में मिलकर काम करें, ये इसका मतलब हुआ। तो यह फ्रांस में हुआ है, और यह फ्रांस में हुआ है। इसके जो उद्घाटनकर्ता थे ये 3 प्रमुख लोग थे, और यह जनवरी के महीने में हुआ, और इस किससे जुड़ा हुआ है? जैव विविधता से जुड़ा हुआ है। तो हमें यह चीज़ जरूर ध्यान में रखना है, ठीक है, कि यह किस लिए। इसमें दुनिया के जितने बहुत सारे ऐसे संगठन थे, फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनियां थी, ऑर्गेनाइजेशन था, एनजीओज था, जो इसमें उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके हेड थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और इसका कारण क्या है कि हमने क्या देखा, कोरोना के टाइम में जब दुनिया के में पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, कोविड-19 के टाइम में, तो हमने दुनिया के क्लाइमेट में, उसके इन्वायरमेंट में बदलाव देखा। क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ठीक कर लिया था। जब क्लाइमेट में हो रही गड़बड़ियों को क्लाइमेट खुद से ठीक, पर्यावरण खुद से, इन्वायरमेंट खुद से ठीक कर ले, तो उस विधि को क्या कहते हैं? होम्योस्टैटिक विधि कहते हैं। कि कई बार क्या होता है कि जो प्रदूषण होता है पर्यावरण में, या बहुत सारे विनाश जैसी चीज़ें उसमें होती है, अगर क्लाइमेट उसको फिर से अपने इन्वायरमेंट फिर से उसको अपने आप को ठीक कर लेता है, तो उस विधि को कहते हैं होम्योस्टैटिक विधि। तो हमने क्या देखा है लॉकडाउन के दौरान, जब दुनिया के पूरे कल कारखाने, फैक्ट्रीज बंद थी, उसके प्रदूषण जो तत्व थे वो नदियों में, नेचर में नहीं आ रहे थे, तो नेचर ने अपने आप को बहुत हद तक ठीक कर लिया था। हमने क्या क्या देखा? आकाश जो थे बहुत साफ दिखाई देते थे, तारों का टिमटिमाना तक दिखाई देने लगा था, जो कि एयर पॉल्यूशन के कारण कभी दिखाई नहीं देता था। फिर हमने क्या देखा? दुनिया के बहुत सारे ऐसे न्यूज़ देखे जिसमें नदियाँ अपने आप को साफ कर ली थी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ क्लाइमेट इतना साफ दिखने लगा था, जैसे जालंधर का न्यूज़ हमने हमेशा चर्चा में देखा कोविड के दौरान, कि जालंधर से हिमालय की रेंज या पहाड़ियाँ दिखने लगे थे, जो कई सालों से प्रदूषण के कारण नहीं दिख रहे थे। तो हमने क्या देखा? कोविड-19 के दौरान ये सारे परिवर्तन देखे, और उस परिवर्तन से पूरी दुनिया को सीख मिला कि अगर हम अपने इन्वायरमेंट के साथ, अपने जैव विविध बायोडाइवर्सिटी के साथ छेड़छाड़ ना करें, तो इसमें इतनी क्षमता है कि अपने आप को बेहतर बना के रख सकती है। तो ये जागरण फैलाने के लिए, ये जागरूकता फैलाने, ये अवेयरनेस के लिए यह इस तरह के सम्मेलन हुए हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इससे पहले भी ये चौथा सम्मेलन था जैव विविधता से जुड़ा हुआ, ठीक है। इससे पहले भी कई सम्मेलन इससे हुए हैं, ठीक है। तो हम उसको भी देख लेते हैं, बस इस पर सवाल तो पूछे नहीं जाएंगे, फिर भी हम देख लेते हैं कि इससे पहले, जैसे 2021 का जो सम्मेलन हुआ है ये फ्रांस में हुआ है, लेकिन इससे पहले 2017 में भी पेरिस में ही यह सम्मेलन हुआ था, ठीक है। और 2018 में जो है वो न्यूयॉर्क में हुआ था, पेरिस में हुआ था, 2018 में न्यूयॉर्क में हुआ था, ये अमेरिका में, और फिर देखें तो 2019 में यही सम्मेलन नैरोबी में हुआ था। नैरोबी कहाँ है? नैरोबी अफ्रीका का एक देश है, केन्या।
केन्या की राजधानी है। तो हमें यह याद रखना है, ठीक है। यह जो सम्मेलन हुआ है इस बार का वो फ्रांस में हुआ है और उसका थीम क्या था, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। और इसका उद्घाटन कौन कौन से लोग किए ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। इस पे ये इस तरह के सवाल बन सकते हैं। अब आते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये क्या है, पहले हम यह जान लेते हैं कि इसका यह क्या है। इस तरह के इंडेक्स किस तरह के चीज़ों को लेके बनाए गए हैं यह हम जान लेते हैं, ठीक है। एक संस्था है जिसका नाम है जर्मन वाच, ठीक है। यह जर्मन वाच जो संस्था है, अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोग से डिस्कस किया था, जो भ्रष्टाचार को लेके जो इंडेक्स तैयार किया गया था, जो करप्शन को लेके इंडेक्स तैयार किया था, वो भी तो यही था, ठीक है। तो जर्मन वाच जो संस्था है वो बेसिकली यह संस्था किससे जुड़ा हुआ है, सॉरी वो भ्रष्टाचार वाला जो था वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ था, और ये जर्मन वाच जो संस्था है यह बेसिकली किससे जुड़ा हुआ है, क्लाइमेट इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ है। मतलब क्या है कि पूरी दुनिया में क्लाइमेट से जुड़े हुए जो स्टडी है उसको यह रिकॉर्ड करती है और उसी आधार पे बहुत सारे रैंकिंग जैसे काम यह करती है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, जर्मन वाच जो संस्था है जो बेसिकली न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट है और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क है, ठीक है। यह जो संस्था है इसने जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 इसने जारी किया है। और यह जो जारी किया है इसके जो मुख्य बातें हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से देश हैं और क्या क्या इसकी रैंकिंग है, ठीक है। तो जो इससे जुड़ी हुई मुख्य बातें हैं वो उस पर हम यह देखते हैं कि सबसे पहले कि ग्रीन हाउस गैसों का जो सबसे वर्तमान में सबसे बड़ा उत्पादक है वह चीन है, जो इसमें 33वें रैंक पे है इस रैंकिंग में, ठीक है। और जो ऐतिहासिक रूप से जो बहुत सालों से प्रदूषण का सबसे बड़ा उत्पादक देश रहा है यूएस, ठीक है, वो भी इस सूची में 61वें स्थान पे है, ठीक है। तो ये जलवायु परिवर्तन सूचकांक जो है यही बताता है कि किस देश को कौन सी रैंकिंग मिली हुई है, ठीक है। अब इसमें ये देख लेते हैं कि इसमें इंडिया का पोजीशन क्या है। तो इसमें इंडिया का जो रैंक है वो 10th रैंक है, ठीक है। तो इस तरीके से जो मुख्य बातें हैं जो यह बताता है कि इसमें कौन कौन से देश की क्या क्या रैंकिंग है, वो ये इसी पे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जिस भी टॉपिक को पढ़ें उसमें यह जरूर ध्यान रखें कि इस पे सवाल क्या क्या बन सकते हैं, उसी तरीके से हमें इसको देखना है, ठीक है। तो भारत की जो रैंकिंग है वो 10th रैंक है और जो अमेरिका की रैंकिंग है वो 61th है। और जो सबसे वर्तमान का सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन वाला जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है ग्रीन हाउस, वो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला, उत्सर्जित करने वाला, इमिट करने वाला जो देश है चाइना, वो इसमें 33 रैंक पे है, ठीक है। तो यह जो रिपोर्ट है यह बेसिकली पेरिस समझौते को ध्यान में रख के तैयार की गई है, ठीक है। पेरिस समझौता जो है यह बेसिकली पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग इसी से जुड़ा हुआ समझौता था जो 2016 में हुआ था, ठीक है। तो इसी से जुड़ा हुआ ये रैंकिंग हमको देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें यूनाइटेड किंगडम यानी यूके जो है, यूके को भी इसमें 5वां रैंक मिला हुआ है। तो हमें अगर कोई प्रश्न इस पर पूछा जा सकता है वो इसके रैंकिंग से जुड़ा हुआ ही पूछा जा सकता है कि यूके को कौन सा रैंक है, इंडिया को कौन सा रैंक मिला हुआ है। तो इस पे यही पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कि इस जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स वो कौन सी संस्था जारी करती है। तो यह कौन सी संस्था जारी करती है, ये जर्मन वाच नाम की एक संस्था है वो इसको जारी करती है, ठीक है। तो इस पे जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो यही पूछे जा सकते हैं और हमको इसी को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक है वो क्या है, यह टॉपिक है बेसिकली काजा क्लास। ये क्या है, सबसे पहले
क्योंकि ये ऐसा टर्म ही है कि पहले बार में तो लगता है कि पता नहीं ये क्या है। तो काजा क्लास जो एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति का नाम है। यह कौन सा व्यक्ति है भाई? ये एक महिला है। कहाँ की महिला है? यह कहाँ की महिला है? यह एस्टोनिया। एस्टोनिया एक देश है। कहाँ पे है एस्टोनिया? यह बेसिकली नॉर्थ यूरोप का एक देश है। यह बाल्टिक कंट्री जो है उसी का एक देश है एस्टोनिया। ये जो काजा क्लास है वहाँ की प्रधानमंत्री बनी है, इसीलिए यह फेमस है। और यह यूरोप का ऐसा पहला देश है जहाँ इसके पीएम भी और प्रेसिडेंट भी, पीएम और प्रेसिडेंट दोनों महिला है। ठीक है, तो इसीलिए यह देश चर्चा में है एस्टोनिया। और यह क्यों चर्चा में है? क्योंकि वहाँ का एक पार्टी है रिफॉर्म पार्टी। रिफॉर्म पार्टी, इसी पार्टी के यह पीएम बनी है, जिनका नाम है काजा क्लास। यह एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री है। और दूसरा ये टॉपिक क्या है जो इससे जुड़ा हुआ? यह यूरोप का पहला ऐसा देश है जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों महिला है। तो हमको यह याद रखना। और एस्टोनिया जो देश है इसकी राजधानी क्या है? टल्लिन है। ये भी यही देख लेते हैं क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं। अब आइए हम थोड़ा सा एस्टोनिया का जो लोकेशन है वो देख लेते हैं। एस्टोनिया का जो लोकेशन है वो हम देख लेते हैं कि एस्टोनिया कहाँ है। ठीक है, देखिए जो अभी मैंने बताया कि एस्टोनिया बाल्टिक कंट्री का पार्ट है। कौन सी कंट्री का? बाल्टिक कंट्री का। ये बार बार सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए हम यही बता दे रहे हैं। और ये ज्योग्राफी में भी पूछे जाते हैं और करंट अफेयर्स में भी पूछे जाते हैं। तो हम ज्योग्राफी के लिए इसको क्यों छोड़े, करंट अफेयर्स में ही देख लेते हैं। देखिए एस्टोनिया है ये, लातविया है ये, और लिथुआनिया है ये तीनों देश जो है बाल्टिक कंट्री का पार्ट है। और इसको बाल्टिक कंट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि यह बाल्टिक सागर जो है ये इसी के बगल में का तीनों इससे जुड़ा हुआ देश है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ठीक है, और यह नॉर्थ यूरोप का पार्ट है। ठीक है, इसको हम देख सकते हैं। इसके ऊपर क्या है? गल्फ ऑफ फिनलैंड है, जिसके ऊपर फिनलैंड देश है और इसके नीचे पोलैंड देश है। ठीक है, तो ये इसी के बीच में ये जो देश है यही बाल्टिक देश है। सबसे ऊपर कौन है? एस्टोनिया, उसके बाद कौन है? लाटविया, और उसके बाद है लिथुआनिया। और इसके बगल में बाल्टिक सागर है और यह यूरोप का ऊपरी पार्ट है, उत्तरी पार्ट है। ठीक है, ये बाल्टिक सागर से जुड़ा हुआ है एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इसीलिए इसको बाल्टिक देश कहते हैं। ठीक है, दूसरा चीज, इससे एक और टॉपिक देख लेते हैं कि इससे एक और टॉपिक बना लेते हैं ताकि कंसेप्ट यहीं क्लियर हो जाए। एक यूरोपीय देशों से जुड़ा हुआ एक टॉपिक और है जिसको हम यहीं देख लेते हैं। ठीक है, आइए एक और मैप देखते हैं जिसके थ्रू हम, यह एक देश है, ये भी उत्तरी यूरोप का देश है। ये उत्तरी यूरोप का देश है। कौन? फिनलैंड, फिनलैंड स्कैंडिनेवियन देश है। कई बार पूछता है कि कौन सा देश स्कैंडिनेवियन नेशन का पार्ट है, तो वो है यह। देखिए ये उत्तरी यूरोप का पार्ट है। पहला है फिनलैंड, दूसरा है स्वीडन, तीसरा है नॉर्वे, चौथा है डेनमार्क, और पांचवा है आइसलैंड। ये सब स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड, ये पांचों स्कैंडिनेवियन नेशन है। कौन सा नेशन है? स्कैंडिनेवियन राष्ट्र। ठीक है, यह सवाल ज्योग्राफी में भी पूछा जाता है
और करंट अफेयर्स में भी पूछा जाता है। तो हमको ये जरूर याद रखना है कि आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क जो उत्तरी यूरोप के देश हैं, ये स्कैंडिनेवियन राष्ट्र के पार्ट है। जैसे हमने बाल्टिक स्टेट देख लिया, बाल्टिक नेशन देख लिया, वैसे ही हम इसको देख ले रहे हैं। ठीक है, ये है आपका ब्रिटेन और ये है आयरलैंड। ठीक है, और इसके नीचे जो है ये है जर्मनी जो डेनमार्क से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये है ब्रिटेन, सॉरी यूके, और ये है आयरलैंड। तो हमें ऐसे ही मैपिंग को सीखना है। ठीक है, जब भी हमें कोई देश मिले, कोई क्षेत्र मिले, कोई राजधानी मिले, तो हमको उसको मैप पे ऐसे ही सर्च करना है। इसी तरह से धीरे धीरे मैपिंग करते करते हमें ये सारे देश जो इम्पोर्टेंट है वो हमें पता चल जाएंगे कि ग्लोब पे उनका पोजीशन क्या है, कहाँ है, किस महादेश में है, किस महाद्वीप में है, और इनका कंडीशन क्या है, इसके अगल बगल के सागर है कि क्या है, कि लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी चारों तरफ से स्थल से घिरे हुए कंट्री है। ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाएगी। तो इस टॉपिक पे हम इसको ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही टॉपिक कवर करते हैं, जिसमें 10 टॉपिक थे, और इसको आपको पढ़ना है, समझना है। अगर कोई भी प्रश्न इस जो आज मैंने टॉपिक में पढ़ाया है नहीं समझ में आता है तो कमेंट जरूर करिए। हम अगला जो क्लास है वो उसमें आपके प्रश्नों का जवाब देते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर कोई कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो ज़रूर पूछें, अगर कोई शब्द समझ में नहीं आया तो भी ज़रूर पूछें। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।